क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है तैमूर का आक्रमण या फिर कहें तैमूर का भारत आक्रमण। ये बीए तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए और एमए प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे सरल और संक्षिप्त भाषा में बनाया गया है ताकि आप लोग याद रखें और परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तैमूर का भारत आक्रमण। तो सबसे पहले हम उसकी तस्वीर को देखते हैं। जैसा कि तस्वीर से नज़र आ रहा है, तस्वीर से ही हमें दिखाई पड़ता है कि ये क्रूर है और नरशंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो तैमूर का जो जन्म हुआ था वो 1336 में ट्रांसऑक्सियाना आपके लिए नया शब्द है। तो ट्रांसऑक्सियाना जो है मध्य एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। ये ऑक्सस नदी, जिसे अरबी में अमू दरिया कहते हैं, और सिर दरिया के बीच स्थित है। अमू नदी और सिर नदी के बीच में स्थित है। इसका अरबी नाम है मावरा उन नहर, जिसका अर्थ होता है नदी के पार। ये क्षेत्र जो है आज कहाँ स्थित है? आज उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, दक्षिणी किर्गिस्तान, दक्षिणी पश्चिमी कजाकिस्तान के कुछ हिस्सों को जो है ये कवर करता है। तो ट्रांसऑक्सियाना के कैच शहर में, जिसे शहर सब्ज भी कहा जाता है अरबी में, वहां हुआ था इसका जन्म। तो तैमूर शुद्ध शब्द जो है तिमूर है, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है लोहा। तो प्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर ने इसी शब्द के अर्थ का हवाला देते हुए अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था। हालांकि भारत में तैमूर सुनकर किसी को भी लोहा याद नहीं आता, हर किसी को नरशंस, आतताई, आक्रमणकारी तैमूर लंग ही याद आता है। तो चलिए हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। ये तुर्कों की बरलास नस्ल से संबंधित था, उससे ताल्लुक रखता था। उसका जो पिता था तैमूर का, वो कैच की एक छोटी सी जागीर का शासक था। उसकी अपने पिता की मृत्यु के बाद 1360 में तैमूर उस छोटी जागीर का मालिक बना और उस समय से लेकर 1405 में जब उसकी मृत्यु हुई तब तक वो निरंतर युद्ध और संघर्षों में लगा रहा। उस वक्त तक अगर मंगोलों के साम्राज्य की हम बात करते हैं तो मंगोलों का जो विस्तृत साम्राज्य था उस समय तक छिन्न भिन्न हो चुका था। मध्य एशिया की राजनीति अस्थिरता की ओर थी, या फिर हम कहें अस्थिर थी, और अनेक कठिनाइयों और संघर्षों के पश्चात जो है उसने राजनीति पर काबू पा लिया और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य स्थापित किया, हम चित्र में देख सकते हैं कि इसका साम्राज्य देखिए कितना बड़ा है ना। यहाँ पर हम देखते हैं बगदाद, बुखारा, काबुल, लाहौर, ये सारी जगह हैं। तो क्या है कि अगर हम इसके शक्ति के साधनों की बात करते हैं या इसके विजय के साधनों की बात करते हैं तो शक्ति और क्रूरता ही इसकी जो है मुख्य साधन थे इसकी सफलता के। इसके अतिरिक्त ये एक महान सेनापति था, सेना का बहुत अच्छा संचालन करता था, कट्टर सैनिक था, सैनिक कुशलता इसमें भरपूर थी, और ये कुशल राजनीतिज्ञ था। तभी इसने जो मंगोल साम्राज्य था, छिन्न भिन्न मंगोल साम्राज्य के भग्नावशेषों पर या फिर कहें उसके खंडरों पर तुर्क साम्राज्य को स्थापित किया। तो इसके जो राज्य था उसमें ट्रांसऑक्सियाना, तुर्किस्तान का एक बहुत बड़ा भाग, अफगानिस्तान जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, पर्शिया, सीरिया, कुर्दिस्तान, एशिया माइनर का कुछ भाग, बगदाद, जॉर्जिया आदि बड़े साम्राज्य शामिल थे। संपूर्ण दक्षिणी रूस को इसने लूटा। इसके अलावा जो है भारत में दिल्ली तक के प्रदेश को लूटने में इसने सफलता हासिल की, और जब ये चीन पर आक्रमण करने जा रहा था तब मार्ग में इसकी मृत्यु हो गई। नरशंस शासक था, वो जहां भी गया उसने लूटमार की, अग्निकांड किए, कत्लेआम किए, नगर और गांवों को ध्वस्त कर दिया। तबाही, आतंक और भय, यही उसकी विजयों के साधन थे, और इन्हीं 3 चीजों से उसने जो है विजय की। उसने अपने जीवन में व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया और न ही शासन की ओर कोई ध्यान दिया। तो उसने कोई नई व्यवस्था नहीं चलाई, ना हमें उसकी शासन प्रणाली की कोई ऐसी जानकारी मिलती है। तैमूर सिर्फ एक विजेता था और महान सेनापति था। उसने विजय की और एक प्रारंभिक युद्ध के अवसर पर उसकी एक टांग घायल हो गई, जिसकी वजह से वो जीवन भर लंगड़ाता रहा और तैमूर लंग के नाम से कुख्यात हुआ। मेरे बच्चों, बुरे से बुरे आदमी से भी हमें कुछ न कुछ अच्छी सीख मिलती है।
तो अगर हमें तैमूर से कुछ सीखना हो तो हमें एक बात सीखनी चाहिए कि उसने जो है एक सैनिक के लिए उसका शारीरिक बल, शारीरिक सौष्ठव बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसकी एक टांग घायल हो गई और जीवन भर लंगड़ाता रहा, तब भी उसने हार नहीं मानी और एक महान योद्धा और महान सेनापति सिद्ध हुआ। उसने तुर्कों के लिए जो है एक विशालतम साम्राज्य का निर्माण किया। और तैमूर की विजयों का एक मुख्य कारण क्या है कि वो धन का बहुत लालची था। धन लिप्सा जो है उसके अंदर अपार थी। वो जहां जहां भी गया उसने लूटमार की और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने भारत पर भी आक्रमण किया। हालांकि भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्यों को उसने स्वयं स्पष्ट किया और उसने ये कहा कि उसका जो है भारत पर आक्रमण करने का एक उद्देश्य तो क्या है, काफिरों से युद्ध करना है और उनका विनाश करना है। और दूसरा उसने माना कि जो उसका उद्देश्य है वो धन की प्राप्ति है। लेकिन मेरे बच्चों, यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि भारत अगर इतना अमीर राष्ट्र नहीं होता तो जाहिर सी बात है वो कभी भी जो है काफिरों से युद्ध करने के लिए या उनका विनाश करने के लिए इतनी दूर नहीं आता। तो स्पष्ट रूप से धन की प्राप्ति ही उसका भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य था। पर अपनी बहुसंख्यक आर्मी को, अपनी बहुसंख्यक सेना को ये बताने के लिए, उनमें बहुसंख्यक आर्मी को एकजुट करने के लिए उसने ये तरीका अपनाया होगा कि उसने कहा कि काफिरों से युद्ध और उनका विनाश उसका लक्ष्य है।